हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकार जॉब न्यूज़ में। और ये है वीकली करंट अफेयर्स। पिछले एक सप्ताह के तमाम कंटेंट जो भी हैं उन सबको संक्षेप में बताऊंगा मैं। ये फर्स्ट वीक मार्च 2024 का है। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो शुरू करते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन आपको दूं कि फरवरी 2024 का टोटल मैराथन एक महीने का वीडियो आ रहा है 5 मार्च की शाम को 7 बजे यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़ पे। और सरकार जॉब न्यूज़ की जो ऐप है उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सब देख पाएंगे वहाँ पर बिना विज्ञापन के। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 5 मार्च के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल पर या फिर सरकार जॉब न्यूज़ के ऐप पर ये वीडियो जो फरवरी का है वो देख सकते हैं। जनवरी का पहले ये अवेलेबल है, हज़ारों स्टूडेंट ने देखा है उसको। तो अब शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग पिछले सप्ताह के जो वीकली करंट अफेयर्स थे उसमें जो टॉप 10 आए हैं उन स्टूडेंट के नाम बता दूं आपको। सबको बधाई हो, टॉप 10। तो सबसे नंबर 1 फर्स्ट पे सुधीर कुमार। उन्होंने मात्र 2 मिनट और 25 सेकेंड में 50 क्वेश्चन पूरे कर दिए थे। बधाई हो आपको। दूसरे स्थान पर हैं चंदेर प्रकाश, तीसरे पर पूजा देवी, चौथे स्थान पे चंदू, पांचवें पे रॉबिन, छठे पे विकास कुमार, सातवें पे ममता हैं, आठवें स्थान पर पवन कुमार, नौवें पर राजीव कुमार और 10वें पर मधु हैं। ठीक है, तो ये टॉप 10 आए हैं। फरवरी 4th वीक का जो करंट अफेयर्स था उसका जो टेस्ट था वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट उसमें। ओके, और ये जो टेस्ट होता है वो सरकार जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उस पर होता है। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो सब दे सकते हैं। तो इस बार भी मुझे उम्मीद है आप सब पार्टिसिपेट करेंगे टेस्ट में। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो सब जाइए ऐप पर और वहाँ वीकली करंट अफेयर्स का टेस्ट आ चुका है, दीजिए और फिर देखते हैं टॉप 10 कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स मार्च फर्स्ट वीक का। और सबसे पहले हम लोग राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले, इन सब से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन होगा पहला, अंतरिम एकता सरकार यानी इंटरिम यूनिटी गवर्नमेंट क्या होती है जो एक देश एक चुनाव के मद्देनजर चर्चा में है? आंसर होगा सभी दलों की अंतरिम गठबंधन सरकार। ठीक है, तो ये एक व्यापक सरकार होती है जिसमें विधायिका के सभी दल इसमें शामिल होते हैं। और ये आमतौर पर युद्ध या राष्ट्रीय आपातकाल के समय बनता है, जैसे कि हमास के हमले के बाद इजराइल में यूनिटी गवर्नमेंट है इस वक्त। ठीक है, तो ये क्यों हो रही है बात? क्योंकि एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, मतलब कि पंचायत से लेकर पंचायत, नगर निगम, विधानसभा और लोकसभा, इन सब के चुनाव एक ही साथ हो, हर 5 साल पे हों। और बीच में अगर सरकार गिर जाती है तो उस दौरान यूनिटी गवर्नमेंट बने। ठीक है, या फिर उसी समय तक के लिए ही चुनाव हो। तो ये मामला है पूरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र के दौरान जारी पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले 6 कांग्रेसी विधायकों को किस कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया है? आंसर होगा दल बदल विरोधी कानून। ये अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड दल बदल विरोधी कानून अलग अलग राज्यों में, यहाँ तक कि लोकसभा में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के स्पीकर हैं विधानसभा के कुलदीप पठानिया, तो उन्होंने फरवरी में लास्ट में 6 विधायकों को निष्कासित कर दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन सब ने जो पार्टी व्हिप जारी हुआ था कि बजट सत्र के दौरान उनको रहना है तो वो मौजूद नहीं थे। हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री वहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ल। राजधानी क्या है? शिमला है। और एक और राजधानी है धर्मशाला, जो कि शीतकालीन राजधानी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। असम सरकार ने ब्रिटिश काल के किस कानून को रद्द करने का फैसला फरवरी 2024 में लिया और असम निरसन अध्यादेश 2024 को मंजूरी दी है? आंसर होगा असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935। इस कानून में ये प्रावधान था कि अगर मतलब मुसलमानों की शादी को लेकर एक अलग ये चीज़ थी, जैसे पर्सनल लॉ होता है अलग अलग धर्मों के लिए, तो इसमें मुस्लिमों के लिए था। और इसमें यह भी बात थी कि दूल्हा और दुल्हन अगर शादी की कानूनी उम्र यानी लड़कियों की 18 साल और लड़कों की 21 साल नहीं हुई है तो भी शादी को पंजीकृत कर दिया जाता था। तो वहाँ ये रद्द किया गया है। ठीक है, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और गवर्नर है वहाँ के गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में ओपन बुक एग्जाम का प्लान प्रस्तावित किया है? आंसर का CBSE। ठीक है, CBSE।
ओपन बुक एग्ज़ाम, मतलब एग्जामिनेशन में आप बुक लेकर जाइए, टेक्स्ट बुक लेकर जाइए और फिर एग्जामिनेशन दीजिए। तो CBSE ने क्लास 9 से लेकर 12th तक के ओपन एग्ज़ाम कराने का प्रस्ताव दिया है और इसका पायलट प्रोजेक्ट जो है ना वो नवंबर-दिसंबर 2024 में किया जाएगा। और पायलट प्रोजेक्ट का मतलब हुआ कि टेस्ट के तौर पर कुछ स्कूलों में ये टेस्ट किया जाएगा और अगर ये सफल रहता है तो फिर आगे आने वाले वक्त में हम लोग देखेंगे कि CBSE के एग्जामिनेशन में ओपन बुक सिस्टम हो सकता है। उसमें होता क्या है, उस दौरान स्टूडेंट जो है वो अपने मतलब उनको जो पेपर मिलता है तो उसका उत्तर देने के लिए अपनी बुक और नोट्स ले जा सकते हैं। दो तरीके का होता है, एक होता है रिस्ट्रिक्टेड टाइप का जिसमें बताया जाता है स्कूल के द्वारा या बोर्ड के द्वारा ही कि ये किताब आप ले जा सकते हैं। दूसरा होता है फ्री टाइप, मतलब कोई भी किताब ले जा सकते हैं। हालांकि ये भी थोड़ा कठिन होता है एग्जामिनेशन, ये नहीं है कि बहुत आसान होता है, नकल कर लें आप टोटल का टोटल। उसमें आपसे विचारात्मक चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं तो वो आपको फिर बुक की अगर कॉपी करेंगे तो फिर मार्क्स कम मिलते हैं। उसमें अपने विचार भी देने होते हैं, अपनी तरफ से उसको चेंज करके लिखना भी होता है। और ये ओपन बुक सिस्टम जो है ना वो अमेरिका, यूरोप के कई सारे देशों में वो चल रहा है, तो यहाँ भी भारत में भी ये प्रयोग करने की कोशिश हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा ने 20 फरवरी 2024 को मराठा आरक्षण बिल पास किया, तो इसमें कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया? आंसर होगा 10%। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा और नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग के तहत ये मराठाओं को 10% आरक्षण देने के लिए विधेयक को पारित किया है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। राजधानी मुंबई है और गवर्नर है रमेश बैस। अगला क्वेश्चन, किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल यानी AI मॉडल पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में भ्रामक जानकारी देने के मामले में केंद्र सरकार ने गूगल को नोटिस जारी किया? आंसर होगा जेमिनी। तो आप जानते होंगे ChatGPT के बारे में, ऐसा ही एक ये टूल है जो कि गूगल की ओर से प्रस्तावित है, पेश किया गया था, लेकिन जेमिनी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है पिछले कुछ वक्त से। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में काफ़ी कुछ बातें उसमें अटपटी सी वो जारी की गई थी। मतलब पब्लिक ने जब पूछा कि नरेंद्र मोदी क्या फासिस्ट हैं तो उनके बारे में पूरा बताने लगा कि हाँ वो फासिस्ट हैं और वगैरह वगैरह, कई सारी बातें उसमें बताई। यही सवाल अगर पूछा गया अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में या दूसरे राष्ट्रपति के बारे में तो उसमें कहा गया कि इसके बारे में जानकारी जो है ना वो पूरी उनके पास नहीं है। तो इस तरह की बातें थी, तो इसलिए राजीव चंद्रशेखर जो कि मंत्री हैं केंद्र सरकार में, तो उन्होंने नोटिस भी जारी किया और इस पर बातचीत भी की है जेमिनी को लेकर। तो काफ़ी ये चर्चा में रहा है जेमिनी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब हम अपॉइंटमेंट से यानी जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं पिछले एक सप्ताह में वो सब आपको बताते हैं। और हाँ, इसका PDF भी अवेलेबल है, जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो डाउनलोड कर सकते हैं सरकार जॉब न्यूज़ के ऐप से, वहाँ पर PDF आ चुका है। और जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिया है उनको बता दूं कि ये 2 तरह के प्लान है शानदार, आपके तमाम एग्जामिनेशन जो भी देने जा रहे हैं उन सब में बहुत काम आने वाला है। तो 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक है बेसिक मेंबरशिप प्लान है, दूसरा है ISPCS मेंबरशिप प्लान। बेसिक मेंबरशिप प्लान में रेलवे हो गया, SSC हो गया, राज्यों के पुलिस के हो गए, राज्यों के SSC लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन उन सब के करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी हो जाती है और साथ में उन सब एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं बहुत ही मामूली सा प्राइस में। और दूसरा है ISPCS एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी, और उसमें तमाम UPSC के एग्जामिनेशन और साथ में राज्यों के जो PCS एग्जामिनेशन है जैसे BPSC, UPSC, RPSC अलग अलग, उन सब के तैयारी हो जाती है, उन सब के टेस्ट सीरीज भी मिल जाते हैं आपके एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। ठीक है, तो देखिए ज़रूर, बहुत ही मामूली सा प्राइस है इसका। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल भी दिया हुआ है और ऐप का लिंक भी है, आप एक बार ऐप जरूर जाइए देखिए। ऐप नया है और वो बहुत ही फास्ट चलता है, बहुत ही स्टूडेंट के लिए बहुत शानदार है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार हो पाएगी, उसमें पिछले 2 साल तक के करंट अफेयर्स के कवर कर देते हैं और अगले 6 महीने 1 साल तक के कंटेंट आपको मिल जाते हैं, वीडियो मिल जाता है, PDF मिल जाता है, टेस्ट मिल जाता है और टेस्ट सीरीज भी मिल जाता है। PDF कई तरीके के होते हैं, 1 लाइनर, MCQ नोट्स होता है ताकि जैसे आप तैयारी करना चाहते हैं वैसा आप करें, और उसमें वीडियो का लिंक भी होता है ताकि आप जो पढ़ रहे हैं PDF में अगर उसको वीडियो में देखना है विजुअली तो क्लिक करिए और विजुअली आपको दिखाई दे देंगे वीडियोस। ठीक है, तो अब चलें, अब आगे बढ़ते हैं और अब
नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, आरबीआई के सख्ती के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक बोर्ड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, तो इनका नाम बताएं। आंसर होगा विजय शेखर शर्मा, ठीक है, पेटीएम के फाउंडर। तो ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक से हटे हैं। पेटीएम जो है ना, वो जो वॉलेट पेटीएम का जो अलग है यूपीआई सिस्टम, वो थोड़ा अलग है, और ये है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ठीक है। तो ये विजय शेखर शर्मा वैसे 197 जो कंपनी है जिसके अंतर्गत ये पेटीएम है, उसके तो अध्यक्ष हैं, लेकिन इसका अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। मामला क्या हुआ था? मामला ये हुआ था कि आरबीआई ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में ये देखा कि एक ही पैन नंबर से हजारों अकाउंट खुले हुए हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के, और ये भारतीय कानून का बहुत ही बड़ा उल्लंघन था, और इससे मनी लॉन्ड्रिंग और तमाम चीज़ों का आशंका थी, और इसी वजह से आरबीआई ने इस पर जो है ना रोक लगा दी। कोई भी नया खाता नहीं खुलेगा, और जो खाते चल रहे हैं वो भी सब उस पर काम रोक लगा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा इसका जस्टिस एएम खानविलकर। क्या नाम है? जस्टिस एएम खानविलकर। वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 फरवरी को उनको देश का नया लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया। कौन करता है नियुक्ति? तो इसके लिए 5 लोगों की कमेटी होती है। उसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नॉमिनेट किया हुआ कोई जज हाई कोर्ट का, कोई प्रतिष्ठित न्यायवेत्ता, तो ये सब नॉमिनेट करते हैं और राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और एक तय हो जाता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी का प्रभारी निदेशक किसे बनाया है? आंसर होगा दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है। वो सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के डायरेक्टर जनरल हैं, तो उनको एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है उनको, ठीक है। एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के पहले ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी के अध्यक्ष बने हैं। आंसर होगा समीर शाह। क्या नाम है? समीर शाह। तो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की गवर्नमेंट ने इनको दिसंबर में ही चुन लिया था, लेकिन अभी इन्होंने ज्वाइन किया है अभी हाल फिलहाल में। 71 ईयर के हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं डिफेंस से रिलेटेड। और दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो पसंद आ रहा होगा तो लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों को। एक और बात, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाएंगे, घंटी वाला बटन, तो नोटिफिकेशन भी आपको वक्त पे मिल सकेगा। और इसका पीडीएफ अवेलेबल है सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पे मेंबरशिप के साथ। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो अब डिफेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन होगा, नौसेना और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने मादक पदार्थ यानी ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी ऑफशोर खेप पकड़ी है। तो ये किस राज्य के समुद्र के में जब्त की, किस राज्य से जुड़े हुए समुद्र में? आंसर गुजरात, ठीक है। और ये देख रहे हैं, ये इतनी भारी मात्रा में ये पकड़ा है और बहुत बड़ी मात्रा में 3300 किलोग्राम ड्रग्स है ये, ठीक है। भारत में बेचने के लिए ये लाया जा रहा था और जब्ती की गई है। अगला क्वेश्चन, भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? भारत में किया गया, तो किस राज्य में? आंसर होगा राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में किया गया 25 फरवरी से 9 मार्च तक, ठीक है। कहाँ पर? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। ये वार्षिक अभ्यास है और भारत और जापान में किया जाता है, एक बार भारत में फिर एक बार जापान में, ठीक है। तो ये राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? वो हैं भजन लाल शर्मा। वहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास दोस्ती 16 किस देश के जल क्षेत्र में फरवरी 2024 में आयोजित किया गया? आंसर होगा मालदीव, ठीक है। तो इसमें 3 देश शामिल थे, भारत, श्रीलंका और मालदीव, उसकी नौसेना, ओके। दोस्ती 16 नाम इसलिए कि 16वां ये संस्करण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, ये सब ने पार्टिसिपेट किया था वहाँ। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीए ने भारतीय नौसेना के लिए किन मिसाइलों को खरीदने के सौदे लगभग 19,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? आंसर होगा ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल इंडियन नेवी में बड़े पैमाने पर तैनात होने जा रही है। पहले से है तैनात, लेकिन और भी ज़्यादा,
ठीक है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी उसने ये फैसला लिया है 19,000 करोड़ रुपए के डील के लिए, और 200 से अधिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें जो है ना वो खरीदे जाएंगे और युद्धपोतों पर तैनात किया जाएगा जो वॉरशिप है इंडियन नेवी का उसमें। अगला क्वेश्चन लेते हैं अब, इवेंट यानी घटना, दुर्घटना, आयोजन, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 का आयोजन फरवरी 2024 में कहां पर किया गया? आंसर होगा दिल्ली में, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये इसमें 100 से अधिक देशों के एग्जीबिटर्स, बायर्स ये सब वहाँ पहुँचे थे। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन होगा किस देश के लिए खेलने वाले क्रिकेटर नील वैगनर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर होगा न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड। वैसे इनका जन्म हुआ था साउथ अफ्रीका में, लेकिन वो न्यूजीलैंड के लिए उन्होंने खेला शानदार ढंग से। न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन, और मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन, यानी ये जमी हुई झील मैराथन का आयोजन फरवरी 2024 में भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? आंसर का लद्दाख। ये लद्दाख में ये आयोजन किया गया, और ये देख रहे हैं आप लद्दाख में किस झील पर किया गया? पैंगोंग त्सो लेक। वो जो झील है वो ठंड के मौसम में वो जम जाती है और -30 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, तो उसी पर मैराथन आयोजित किया गया इस बार। ठीक है, लद्दाख की बात कर रहे हैं हम। लद्दाख में हुआ है, तो लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। ठीक है, और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अब अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे, अवार्ड जो इंपॉर्टेंट है उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। किस भारतीय को फरवरी 2024 में ब्रिटेन के नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी KBE से सम्मानित किया गया? आंसर होगा सुनील भारती मित्तल। वो कौन है? भारतीय इंटरप्राइजेज के फाउंडर हैं वो, तो उनके ये अवार्ड मिला है। ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम की, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक। राजधानी क्या है? लंदन। अगला क्वेश्चन, किस एक्टर को वर्ष 2024 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला? आंसर होगा अशोक सराफ। ये हैं अशोक सराफ। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 दिया गया, 2024 में दिया गया, लेकिन 2023 के लिए ये दिया गया। ये मराठी और हिंदी दोनों फिल्मों में इन्होंने शानदार काम किया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? इससे पहले मैंने बताया था, एकनाथ शिंदे। राजधानी मुंबई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ष 2023 के लिए घनश्याम दास बिरला पुरस्कार की विजेता का नाम बताएं? आंसर होगा अदिति सेन। ठीक है, अदिति सेन। तो ये जो अवार्ड है ना, घनश्याम दास बिरला पुरस्कार, वो देश में रहकर रिसर्च कर रहे 50 वर्ष या उससे कम उम्र के आयु के वैज्ञानिकों को ये दिया जाता है। अब इंडेक्स यानी सूचकांक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने बिहार की किस यूनिवर्सिटी को कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? इसका आंसर होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ये गया में स्थित है और इसको कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है। ओके, इंपॉर्टेंट बात, बिहार में किसी यूनिवर्सिटी को ये पहली बार इस तरह का दर्जा दिया गया है। ठीक है, देखिए देश के 56 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनमें से 10 से भी कम अभी वर्तमान में UGC के कैटेगरी 1 में हैं अभी इस वक्त। ठीक है, तो बिहार में ये यूनिवर्सिटी है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। राजधानी पटना है। राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अब साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन कब तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? आंसर होगा 2035 तक। कब तक? 2035 तक। PM नरेंद्र मोदी ने ये लक्ष्य रखा है। अभी हाल ही में वो पहुंचे थे तिरुवनंतपुरम और वहाँ उन्होंने इसके बारे में ये कहा। ठीक है, तो अब बात कर लें इसरो की। इसरो के चेयरपर्सन कौन है? S सोमनाथ। मुख्यालय बेंगलुरु में है। स्थापना हुई थी 1969 में।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों का नाम बताएं जिसका ऐलान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप, इसके अलावा शुभांशु शुक्ला। तो ये 4 हैं और ये सब इंडियन एयरफोर्स से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इन सबको गगनयान मिशन के लिए चुना गया है। गगनयान मिशन अगले साल हो सकता है कि लॉन्च हो और इनमें से ये हो सकता है कि कोई एक जाए या एक से ज़्यादा जाए, अभी भी इसमें से सिलेक्शन होना है। गगनयान मिशन भारत का है, उसमें भारत के द्वारा ही अंतरिक्ष में भेजा जाएगा भारतीय को। ठीक है, और अगर सवाल हो कि पहले भारतीय का नाम बताएं जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की, अंतरिक्ष में पहुंचे, तो राकेश शर्मा थे। हालांकि उन्होंने जो यात्रा की थी वो सोवियत संघ के सहयोग से की थी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वचालित मार्ग के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र के कई हिस्सों में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है। आंसर का 100% तक। ठीक है, यहाँ तक की बात हो रही है, तो अलग अलग क्षेत्र में। तो ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, उसमें ये होता है कि भारत सरकार से या RBI से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट, उसमें विदेशी संस्था को इंडियन गवर्नमेंट से RBI से परमिशन लेना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अभी जो FDI की मंजूरी दी गई है उसमें जो सैटेलाइट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनने हैं उन सब के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ष 2018 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के डेटा ब्रीच, मतलब डेटा को लीक करना, चुराना या हैक करना, उसमें किस देश की साइबर एजेंसी का हाथ था, ये अब पता चला है, 2024 में कंफर्म हुआ है। आंसर का चाइना, चीन। ठीक है, तो चीन के द्वारा वो हैकिंग की गई थी और डेटा चुरा लिया गया था 2018 में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, लाखों लोगों का डेटा। तो EPFO की बात कर रहे हैं हम। EPFO को हिंदी में कहते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। स्थापना हुई थी 1952 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली में। ये क्या है, तो ये भारत सरकार के द्वारा प्रोत्साहित अनिवार्य अंशदान पेंशन और बीमा योजना प्रदान करने वाला एक शासकीय संगठन है, सरकारी संगठन है। अगला क्वेश्चन, दुनिया की ऐसी पहली निजी कंपनी का नाम बताएं जिसने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक मून लैंडर उतारा है। आंसर का इसका इंट्यूटिव मशीन्स। ठीक है, तो ये एक अमेरिकी कंपनी है और उसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। देखिए, अभी तक क्या है कि सरकारी एजेंसियों ने ही सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, भारत हो, चीन हो, जापान हो। ठीक, यहाँ पर बात हो रही है प्राइवेट एजेंसी के बारे में, तो वो ये रहा, ये आपको नाम ध्यान में रखना है। कब सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, 22 फरवरी को हुई है और पृथ्वी से उड़ान भरी थी इसने 15 फरवरी को SpaceX के रॉकेट के जरिए। मून लैंडर का नाम क्या है, ओडेसियस। क्या नाम है, ओडेसियस, और ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। अब जो इम्पोर्टेंट निधन हुए उनके बारे में बात कर लें जिनके, तो मशहूर गज़ल गायक पंकज उधास का निधन हो गया 26 फरवरी 2024 को। तो उन्हें किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड मिल चुका था। आंसर का 2006 में। मशहूर गज़ल गायक थे वो, 72 ईयर की उम्र में निधन होगा। पैनक्रियाज कैंसर से वो जूझ रहे थे। अगला क्वेश्चन, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के राजनीतिक प्रतिद्वंदी और विपक्षी नेता का नाम बताएं जिनकी अचानक मौत हुई है आर्कटिक जेल में। आंसर का एलेक्सी नवेलिनी। क्या नाम है, एलेक्सी नवेलिनी। ठीक है, तो ये फोटोग्राफ है इनका और ये इनकी वाइफ, नवेलिनी की जो वाइफ है, और इसके अलावा यूरोपीय देश, अमेरिकी देश, वो सब जो है ना, वो ये सारे आरोप लगा रहे हैं रूसी राष्ट्रपति पर कि उन्हीं की वजह से इनकी मौत हुई है। सालों तक वो पुतिन के सबसे बड़े आलोचक थे और उनको जेल में रखा गया था। अगला क्वेश्चन, कुमार शाहनी का निधन हो गया 24 फरवरी 2024 को। तो इनमें से वो क्या थे। आंसर होगा फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक। ठीक है, कई सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया था उनको बनाने में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया 23 फरवरी 2024 को। आंसर होगा महाराष्ट्र। देखिए, वो शिवसेना भाजपा गठबंधन के मुख्यमंत्री रहे थे
1995 से लेकर 1999 के बीच में। ओके, अभी 86 ईयर के थे, महाराष्ट्र से थे। अब योजना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। योजना, स्कीम। क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत फरवरी 2024 में देश के 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की नींव रखी है? उसका पुनर्विकास किया जाएगा, बेहतर बनाया जाएगा। आंसर होगा आयुष्मान भारत रेलवे स्टेशन योजना। ठीक है, देखिए इस योजना को वैसे 2023 में यानी पिछले साल लॉन्च किया गया था अगस्त में, और इसके तहत देश भर के 1300 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाना है। तो अभी हाल ही में इस योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया गया वर्चुअल रूप से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इस पर 19,000 करोड़ से अधिक का खर्चा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, PDF काफ़ी डिटेल में है अवेलेबल। क्वेश्चन होगा अगला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास किया फरवरी में, तो इसका नाम बताएं। आंसर होगा रंगपो। क्या है? रंगपो। ये एकमात्र और पहला रेलवे स्टेशन है सिक्किम का। तो अब उसको डेवलप किया जा रहा है, रीडेवलप किया जा रहा है और बेहतर बनाया जा रहा है, और वहाँ पर और भी रेलवे स्टेशन वहाँ खुलेंगे ताकि चीन की सीमा तक वहाँ रेलवे लाइन जो है ना बिछाई जा सके। अगला क्वेश्चन, देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का नाम बताएं जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। आंसर होगा सुदर्शन सेतु। क्या है? सुदर्शन सेतु। तो ये है ब्रिज जो कि केबल ब्रिज है, यहाँ बात हो रही है केबल ब्रिज की। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। गुजरात में स्थित है ये, द्वारिका जिले में स्थित है, और ये जो ब्रिज है वो द्वारिका द्वीप को मुख्य भूमि ओखा से ये जोड़ता है। ठीक है, गुजरात में है, ये देख रहे हैं आप। गुजरात के मुख्यमंत्री अभी कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल, और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अब विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन होगा, पाकिस्तान में पहली बार किसी प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? आंसर होगा मरियम नवाज। ठीक है, वहाँ प्रधानमंत्री तो महिला रह चुकी थी, बेनजीर भुट्टो, काफ़ी वक्त पहले, लेकिन कोई प्रांत की मुख्यमंत्री नहीं थी। चूँकि हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट हो जाता है। ठीक है, तो नवाज शरीफ जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हीं की ये बेटी हैं मरियम नवाज, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री बनी है 2024 में। अगला क्वेश्चन, उज्बेकिस्तान में भारत की किस कंपनी के कफ सिरप को पीने से करीब 68 बच्चों की मौत हो गई? मौत के मामले में, मतलब मौत तो काफ़ी पहले हुई थी, उस मामले में अदालत ने 23 लोगों को जेल की सज़ा सुनाई है, भारतीय को भी। आंसर का मैरियन बायोटेक। क्या है? मैरियन बायोटेक। ये कोल्ड कफ सिरप बनाने वाली ये कंपनी थी, और इसी के कफ सिरप पीने की वजह से ये मौत हो गई थी बच्चों की। उज्बेकिस्तान की बात कर रहे हैं, वहाँ की राजधानी क्या है? ताशकंद। राष्ट्रपति कौन है? शौकत मिर्जियोयेव। क्या नाम है? शौकत मिर्जियोयेव। मुद्रा है यहाँ की उज्बेक सोम। अगला क्वेश्चन, किस देश की सेना ने कई भारतीयों को सुरक्षा सहायक की नौकरी दी और बाद में यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ने को मजबूर कर दिया, और उसमें से एक की मौत भी हो गई, पुष्टि हो गई? आंसर है रूस। रूस की सेना ने करीब 100 भारतीयों को सुरक्षा सहायक के रूप में काम पर रखा था। एजेंट के ज़रिए वो पहुँचे थे, लेकिन वहाँ जाकर उनको कम से कम 3 लोगों को, क्योंकि 3 का वीडियो आया था, इनमें से एक की डेथ हो चुकी है, और इन सब ने कहा था कि हमें यहाँ पर मजबूरन लड़ने को हथियार थमा दिए गए हैं, हम लड़ रहे हैं सीमा पर, और ये बुरे हाल में वहाँ पर है। तो भारत सरकार बातचीत कर रही है, हालांकि अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, इनकी वापसी नहीं हो पाई है इन सब में से तमाम लोगों की। अगला क्वेश्चन, किस देश की संसद ने निजी और सरकारी कर्मचारियों को राइट टू डिस्कनेक्ट, यानी काम का शिफ्ट खत्म होने के बाद अपने बॉस के कॉल या ईमेल का जवाब नहीं देने की जो अनुमति है, उसके अधिकार वाला कानून को मंजूरी दी है? आंसर का इसका ऑस्ट्रेलिया। कानून का नाम क्या है? राइट टू डिस्कनेक्ट। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की संसद ने इस कानून को मंजूरी दी है। तो ये अलग तरह का, भारत में इस तरह का कानून नहीं है, कई यूरोपीय देश में ज़रूर है ये कानून। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, वहाँ की राजधानी है कैनबरा, और प्राइम मिनिस्टर कौन है वहाँ के? एंथनी एल्बनीज़ है।
ठीक है, तो ये प्राइवेट कर्मचारियों पर भी लागू होगा और इन देशों में अभी ये इस तरह का कानून लागू है, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, स्पेन, आयरलैंड और पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन होगा, भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के पवित्र अवशेष के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए 22 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश में पहुंचा है? मतलब पवित्र अवशेष को लेकर। आंसर होगा थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, तो वहीं पर यह आयोजन किया गया है और भव्य समारोह आयोजित किया गया है और उसमें लाखों लोग वहां पहुंच रहे हैं। 22 फरवरी से शुरू हुआ, 22 फरवरी से, और 19 मार्च यानी 19 मार्च तक ये आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर अवशेषों को भारत ले आया जाएगा। थाईलैंड, उसकी राजधानी बैंकॉक, और प्राइम मिनिस्टर कौन है वहाँ के? श्रेथा थाविसिन। श्रेथा थाविसिन। मुद्रा है वहाँ की थाई भाट। अब आगे बढ़ते हैं ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने मराठा साम्राज्य के किस शासक के 12 किलो यानी 12 फुट के नाम यूनेस्को की विश्व धरोहर मान्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र को भेजे हैं? आंसर का छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये फरवरी में ये पूरी लिस्ट भेजी है। शिवाजी महाराज की जो 394वीं जयंती थी उसी दौरान। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि संख्या बढ़ जाएगी भारत के जो वर्ल्ड हेरिटेज हैं यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त उन सब की। अभी चूँकि तो अभी तो लिस्ट के लिए रिकमेंड किया गया है, तो अगर हम बात करेंगे कि इस वक्त अभी कितने हैं वर्ल्ड हेरिटेज जिनको यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली हुई है, उनको छोड़कर जो ये जो संख्या है 12, उनको छोड़ के, क्योंकि इनको तो अभी मिली नहीं है, तो ये टोटल जो है ना वो 42 है। ठीक है, यूनेस्को द्वारा ये सब दिया हुआ है। 42 की पूरी लिस्ट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ और मैंने PDF में भी दे दिया है, काफ़ी डिटेल में है वहाँ। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। यूनेस्को की बात कर लें, मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में। स्थापना हुई थी 1945 में। अब इस वीडियो के आखिरी स्टेज में हम लोग पहुँच चुके हैं और पसंद आ रहा हो लाइक बटन दबा दीजिए अगर आपने अब तक नहीं दबाया तो, और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे पहले ज़रूर कर लें। बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलेगा। तो क्वेश्चन होगा, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 मार्च को, और इस बार की थीम क्या है? सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सबके अधिकार की रक्षा करें। अगला क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 3 मार्च को, और इस बार की थीम क्या है? लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार यानी इनोवेशन की खोज करना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 28 फरवरी को, और इस बार की थीम क्या है? सतत विकास के लिए विज्ञान। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? तो रमन प्रभाव जो है ना, उसकी खोज का ऐलान इसी दिन हुआ था, सर CV रमन, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 29 फरवरी को। ठीक है, फरवरी के आखिरी दिन ये मनाया जाता है, और इस बार लीप ईयर था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 2024 लीप ईयर है, तो ये 29 फरवरी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व NGO दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 27 फरवरी को, और थीम क्या है इस बार की? सतत भविष्य का निर्माण, सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG को प्राप्त करने के लिए गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क कब मनाया जाता है? दिवस, उत्पाद शुल्क दिवस। आंसर होगा 24 फरवरी को। देखिए, इसी दिन 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम को बनाया गया था, एक कानून के रूप में बनाया गया था अंग्रेजी शासन के दौरान। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मिजोरम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 20 फरवरी को। ठीक है, 37वें राज्य दिवस 2024 में ये मनाया गया इस बार। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुहावमा। राजधानी क्या है? आइजॉल। गवर्नर है हरि बाबू कंभपति। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 20 फरवरी को। ठीक है, 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। मुख्यमंत्री हैं इस वक्त पेमा खांडू, और गवर्नर है कलराज मिश्र। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वीकली
मुझे लगता है आपके एग्ज़ामिनेशन में ये बेहतर काम आएगा। और आप मंथली वीडियो ज़रूर देखिएगा 5 फरवरी की शाम को 7 बजे, ठीक है। और डेली का करंट अफेयर्स मंडे टू सैटरडे आता है सरकारी जॉब न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। और जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वहाँ पर उनको ये वीडियो मिलता है बिना विज्ञापन के। ओके, बाय।